और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के बीचों बीच एक मोहल्ला है कटरा बल सिंह, जहां प्रमोद कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में पत्नी सुधा के अलावा 3 बेटे थे, जिनमें अजितेश सबसे छोटा था। प्रमोद कुमार वहीं के एक कॉलेज के प्रिंसिपलशिप से रिटायर हो चुके थे और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। अजितेश अपने बाकी दोनों भाइयों से ज्यादा तेज तर्रार और स्मार्ट था, जो कि नोएडा के एफएम न्यूज चैनल में काम करता था। जब अजितेश की कमाई ठीक ठाक होने लगी तो माँ पिता ने 2015 में उसकी शादी इटावा के ही फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले राजीव तिवारी की बेटी दिव्या तिवारी से करवा दी। दिव्या अपने ससुराल को अच्छे से संभाल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ समय तक ससुराल में रहने के बाद दिव्या अजितेश के साथ नोएडा चली गई। नोएडा के इसी घर में अखिल कुमार सिंह का भी आना जाना था, जो कि अजितेश के साथ काम करता था और अजितेश का अच्छा दोस्त था। अखिल दिव्या को बहन मानता था और दिव्या ने भी उसको अपना मुंहबोला भाई बना लिया था। मूल रूप से फरीदाबाद का रहने वाला अखिल नोएडा के अजनारा होम्स में रहता था। धीरे धीरे इनकी शादी को 3 साल बीत गए, मगर इन 3 सालों में कोशिशों के बाद भी दिव्या मां न बन सकी, जिसका दोनों को ही अफसोस था। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था और ऐसे में अजितेश के अंदर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी सब के चलते अजितेश की नजदीकियां उसी के ऑफिस में मेकअप आर्टिस्ट का काम करने वाली भावना आर्या से बढ़ गईं। हालांकि वो भावना से पहले से ही टच में था, मगर जब उसके मन में दिव्या को लेकर नफरत भरनी शुरू हुई तो उसके मन में भावना ने घर करना शुरू कर दिया। भावना की खूबसूरती अजितेश को आकर्षित कर रही थी और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा था। आखिरकार एक दिन अजितेश ने भावना से अपने मन की बात बोल ही दी। भावना को यह अजीब लगा, क्योंकि अजितेश तो पहले से ही शादीशुदा था, मगर सच यह भी था कि भावना भी उसको पहले से ही पसंद करती थी। आखिरकार दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों साथ साथ घूमते फिरते भी नजर आने लगे। इसके कुछ समय बाद इन दोनों के बीच नाजायज संबंध भी बन गए। ये सब शुरू होने के बाद अजितेश अपने घर भी देर सवेर से आने लगा। कभी घर का खाना खाता और कभी अवॉइड कर देता। छोटी छोटी बातों पर दिव्या से लड़ाई करने लगता और दिव्या के साथ घूमना फिरना तो उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। काफी समय तक तो दिव्या को यह समझ ही नहीं आया कि अजितेश को आखिरकार हुआ क्या है। इस बारे में आखिरकार दिव्या ने जब अखिल से पूछा तो वो टालने लगा, मगर जब उसने अखिल को अपनी कसम दिलाकर पूछा तो अखिल ने सच्चाई बता दी। उसने बताया कि अजितेश आजकल चैनल की मेकअप आर्टिस्ट भावना आर्या के चक्कर में उलझा हुआ है और सारी मौज मस्ती उसी के साथ करता है। अखिल की बात सुनकर दिव्या सख्ते में आ गई और उस दिन के बाद से उसने इन दोनों के संबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया, मगर इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ और अजितेश भावना के बीच सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। दिव्या ने उसको परिवार की बदनामी का वास्ता दिया, प्यार से समझाया, मगर अजितेश पे कोई भी असर नहीं हुआ। उसने भावना को भी खरी खोटी सुनाई, जिसकी शिकायत उसने अजितेश से की। पिछले साल अक्टूबर फर्स्ट वीक में दिव्या इटावा आ गई, क्योंकि उसकी सास अपने एक बेटे के पास नासिक चली गई थी और घर पे ससुर और अजितेश की दादी का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। इटावा में रहते हुए भी वो अजितेश से टच में रहती थी। वो अब भी अजितेश को समझाती रहती थी कि भावना से अपने संबंधों को खत्म कर ले। अजितेश भी उसको झांसा देता था कि वह भावना के संपर्क में नहीं है। 7 अक्टूबर को दिव्या ने अजितेश को फोन किया तो भावना ने फोन उठाया, जिसकी वजह से दिव्या का गुस्सा 7वें आसान पर चढ़ गया। उसने दिव्या को बहुत खरी खोटी सुनाई, यहां तक कि यह भी कह दिया कि उसकी शरीर में अगर इतनी गर्मी है तो कोठे पर क्यों नहीं बैठ जाती जाकर। इस सब को लेकर भावना ने अजितेश को फटकार लगाई और यह बोल दिया कि या दिव्या और मुझ में से किसी एक को चुन लो तो अच्छा होगा। उसने अजितेश को 2 दिन का समय दिया और फिर अजितेश ने दिव्या की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने अपने इस प्लान में अपने दोस्त और दिव्या के मुंहबोले भाई अखिल को भी रुपयों का लालच देकर शामिल कर लिया। प्लान के अकॉर्डिंग अजितेश ने एक नया सिम और मोबाइल खरीदा और अखिल को दे दिया और ये कहा कि वो अब इसी मोबाइल से बात करेगा। पूरा प्लान बनाने के बाद 14 अक्टूबर की सुबह अजितेश ने अखिल को इटावा भेज दिया। दोपहर 1 बजे अखिल अजितेश के घर इटावा पहुंचा। उस समय दिव्या के ससुर एक स्कूल के फंक्शन में गए हुए थे, जबकि बूढ़ी दादी सो रही थी। दिव्या अखिल के अचानक घर पहुंचने से सरप्राइज थी और खुश भी थी। वो अखिल को अपने बेडरूम में ले गई और फिर 2 कप चाय बनाई। इसी के साथ उसने बातों बातों में अपनी शादी का एल्बम भी अखिल को दिखाया। उसने फिर से अखिल को बोला कि वो अजितेश को समझाए कि भावना का चक्कर छोड़ दे, मगर डरे समय से अखिल के अंदर कोई और ही तूफान उफन रहा था। तभी उसकी नजर घड़ी में रखे चीनी मिट्टी के फूलदान पर पड़ी और मौका पाते ही उसने वो फूलदान उठाया और दिव्या के सर पर दे मारा। प्रहार इतना तेज था कि दिव्या का सर फट गया। दिव्या को समझ आ गया कि अजितेश ने अखिल को उसकी हत्या के लिए भेजा है,
इसलिए वो अखिल से भिड़ गई, मगर ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। इस बीच अखिल ने अजितेश को मैसेज किया कि दिव्या की सांसें अभी चल रही हैं, जिसके जवाब में अजितेश ने कहा कि उसकी सांसें थाम दो। इसके बाद अखिल ने दिव्या के सर को फर्श में पटक पटक कर उसको शांत कर दिया। वारदात के बाद वो बड़े आराम से गेट खोलकर निकल गया और बस स्टॉप पहुंचकर इटावा से नोएडा की वापसी की बस पकड़ ली। इधर 2 बजे अजितेश के पिता प्रमोद मिश्रा घर आए। उन्होंने खाने के लिए दिव्या को आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया तो वो अपने कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद जब वो तीसरी मंजिल पर दिव्या के कमरे में पहुंचे तो देखा वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घबराए हुए प्रमोद मिश्रा तुरंत ही इटावा कोतवाली प्रभारी अनिल मनी त्रिपाठी के पास पहुंचे और उनको बताया कि किसी ने उनकी बहू दिव्या की हत्या कर दी है। शहर के बीचों बीच स्थित मोहल्ले में दिन दहाड़े हत्या की वारदात सुनकर कोतवाली प्रभारी चौंक उठे। उन्होंने तुरंत ही यह सूचना अपने सीनियर ऑफिसर्स को दे दी और फिर वो लोग प्रमोद कुमार मिश्रा के घर पहुंचे। घर के बाहर पहले से ही भीड़ लग चुकी थी। प्रमोद मिश्रा पुलिस को 3rd फ्लोर पर दिव्या के कमरे में ले गए, जहां वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पुलिस को दिव्या के शरीर में कुछ हलचल सी मालूम दी, जिसको देखते हुए उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश में डॉग स्क्वाड को भी बुलाया था, मगर उससे कोई फायदा नहीं मिला। डिटेल में जाने पर पुलिस को पता चला कि दिव्या का पति अजितेश नोएडा के FM न्यूज नाम के एक चैनल में काम करता है, जो कि घटना के समय नोएडा में ही था। अजितेश के पिता ने इसकी सूचना अजितेश को दे भी दी थी। खबर पाकर दिव्या के भाई, पिता, नानी सभी जिला अस्पताल पहुंच गए। दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के बाद भी परिवार को नहीं दिया गया था, क्योंकि पुलिस और डॉक्टर का कहना था कि उनको कुछ और भी जांच करनी है। और रात 10 बजे पुलिस ने दोबारा फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की पूरी जांच फिर से कराई। बारीकी से जांच करने पर पुलिस को यह समझ में आ गया कि वारदात किसी लूटपाट की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि घर और दिव्या के कमरे का सारा सामान जैसे का तैसा था और प्रमोद मिश्रा ने भी यह कंफर्म किया था। प्रमोद की मां काफी बूढ़ी थी, उनको दिखाई सुनाई कम ही देता था, इसलिए पुलिस ने उनसे कुछ भी पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। दिव्या के भाई सचिन और कुछ रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई, मगर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। अजितेश भी इटावा पहुंच चुका था, मगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। जब जब पुलिस उससे कुछ पूछने की कोशिश करती, वो तबीयत खराब होने का नाटक करता या फिर बेहोश हो जाता। पुलिस को पहले से ही लग रहा था कि कोई न कोई करीबी यह कर सकता है, और अजितेश के इस तरह से नाटक करने पर उनका शक अजितेश की तरफ गहराता जा रहा था। पुलिस के प्रेशर डालने पर वो बोला कि सर, मैं दिव्या को बहुत चाहता था और वो भी मुझे उतना ही चाहती थी। कुछ दिन पहले जब मेरी माँ मेरे बड़े भाई के पास नासिक चली गई, तो मैंने उसको पापा और दादी की देखभाल करने के लिए इटावा भेज दिया था। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो भगवान ने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया, और अब पुलिस भी मुझसे ही पूछताछ कर रही है। पुलिस के पास दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें मेंशन किया गया था कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जो कि एक गुलदस्ता ही था, जो कि दिव्या के बॉडी के पास ही पड़ा था। यह भी कंफर्म हुआ था कि उसके साथ कोई भी शारीरिक दुष्कर्म नहीं हुआ था। पुलिस ने जब अजितेश की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला वो 4 नंबरों पर ज्यादा बात करता था, जो कि उसके पिता और दिव्या के थे। बाकी 2 नंबर का पता लगाना बाकी था। अजितेश ने बताया कि बाकी 2 नंबर अजितेश के साथ काम करने वाले एक दोस्त भावना और दूसरा नंबर उसके दोस्त अखिल का था। पुलिस ने यह भी देखा कि अजितेश और भावना की रोज लंबी बातें होती थी, जो कि दोस्तों के बीच होना कुछ अटपटा सा था। 16 अक्टूबर को पुलिस जांच के लिए FM न्यूज चैनल के नोएडा सेक्टर 63 वाले ऑफिस पहुंची, और वहां ऑफिस के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि भावना, आर्या और अजितेश के बीच गहरे प्रेम संबंध थे, और ये संबंध दिव्या और अजितेश के बीच के तनाव का कारण थे। पुलिस को यह भी पता चल गया था कि अखिल नाम का एक एम्प्लॉय है, जो कि अजितेश का करीबी था, जिसको दिव्या ने अपना मुंह भोला भाई बना लिया था। पुलिस का शक अब इन दोनों पर बढ़ता जा रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस भावना और अखिल को अपने साथ सीधे इटावा अजितेश के घर ले गई। इन दोनों को जब अजितेश के सामने लाया गया तो वो दंग रह गया। पुलिस टीम ने पहले अखिल से पूछताछ की। वो पहले तो पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा और कहता रहा कि सब जानते हैं कि दिव्या उनकी मुंहबोली बहन थी, तो वो इस कांड में कैसे शामिल हो सकता है। मगर जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि दिव्या को उसी ने मारा है। उसने पुलिस को यह भी बता दिया कि सारा षड्यंत्र अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना ने रचा था, और इसके लिए अजितेश उसको मोटी रकम देने को तैयार था। अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी यह मान लिया कि दिव्या को इन सब ने मिलकर मारा है। भावना ने कहा कि वो अजितेश से प्यार करती थी, जिससे दिव्या को एतराज था। दिव्या अक्सर उसे कॉल करके उल्टी सीधी गालियां देती थी, जिससे उसका पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अजितेश ने बताया कि उसकी शादी को 3 साल से ज्यादा हो गया था और वो अभी तक मां नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से वो उससे दूर भागने लगा था, और इसी भी साथ में काम करने वाली भावना के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई। इन दोनों के बीच दिव्या अब एक दीवार बनती जा रही थी। इसलिए
उसने रास्ते से उसको हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया।